नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बिहार बंद था, उस पर चर्चा करेंगे। कल दो बड़े अहम फैसले हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। वो फैसले हैं, जीएसटी काउंसिल ने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को राहत दी है। पहले 4 स्लैब थे, अब घटा करके 2 कर दिए हैं और लगभग सभी वस्तुओं पर 7 से 10% की कमी कर दी है, राहत दे दी है। जो पहले 28% जीएसटी के दायरे में आते थे, वो अब मैक्सिमम 18% जीएसटी के दायरे में है। और जो एक और स्लैब था 12% का, उसको घटा करके, उसको खत्म करके केवल 5% वाला और 18% वाला रखा गया है। ये इस समय क्यों किया गया है, इसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो जरा हम भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे, सीएए के खिलाफ तो आपको याद होगा कि सड़कों पर कई राज्यों में किस तरह के तमाशे हुए थे। शाहीन बाग में 100 दिन से अधिक टाइम तक मेन जो सड़क थी उस पर डेरे तंबू गाड़ करके एक मोर्चा लगाया गया था और उसकी परिणति बाद में ये हुई थी कि दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया था। कई जगह पर हिंसा हुई थी, जामिया मिलिया से लेकर के और कई दूसरी जगहों पर। वो मामले अभी भी चल रहे हैं। सीएए कानून के तहत ही अब सरकार ने ये फैसला किया है कि दिसंबर 2014 अंतिम तारीख नहीं है, अब 2024 तक भी जो लोग भारत में आ गए हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, उन पर भी अब ये रियायत लागू होगी। और वो सब कौन थे? वो हिंदू थे, वो जैन थे, वो पारसी थे, वो बौद्ध थे, वो ईसाई थे। इसको लेकर के बड़ा बवाल था कि मुस्लिमों को इसके दायरे में क्यों नहीं रखा गया है। पर इस बार जब ये फैसला किया गया तो सब तरफ चुप्पी है। इस चुप्पी का रहस्य क्या है, जरा ये भी तो जानने की कोशिश करेंगे। एक चौथा विषय भी है जिस पर चर्चा करेंगे। आज बंगाल विधानसभा में जमकर के हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है। मार्शलों के जरिए जो चीफ व्हिप हैं बीजेपी के, उनको घसीट करके सदन के बाहर निकाला गया। ममता बनर्जी ने नारे लगाए, वोट चोर और मोदी गद्दी छोड़, इस तरह के नारे खुद ममता बनर्जी ने लगाए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये कैसी असुरक्षा की भावना है कि मुख्यमंत्री सदन में खड़ी होकर के नारेबाजी करती हैं। एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को बाहर निकाल दिया गया था, सदन से निलंबित कर दिया गया था, और आज 5 दूसरे भाजपा के सदस्यों को, आज मतलब जब विधानसभा का अंतिम दिन था उस दिन भी ये कार्रवाई की गई। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और वो मेहमान भी नहीं है, आप मित्र कहिए। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और दूसरे अभिषेक तिवारी, एक लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, दूसरे बिहार की राजधानी से। दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, अभिषेक जी, बहुत स्वागत आप दोनों। नमस्कार सर। आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। वीरेंद्र सर को प्रणाम। एक बात कहेंगे सर, वीरेंद्र सर तो आपके मित्र हो सकते हैं, हम तो बालक हैं, महादेव की कृपा से बस। नहीं, एक बालक और भी तो हैं जो आजकल वोट चोरी यात्रा पे हैं। वो बालक का है सर, वो तो बालक बुद्धि वाला है, लेकिन बालक नहीं है सर, खतरनाक आदमी। अरे कहीं से तो बालक हुए, बुद्धि से हुए चाहे शरीर से हुए। 56 साल का बालक उनको कहना जरा थोड़ा सा नासमझी होगी, क्योंकि वो जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं। जी जी, तो मैं वीरेंद्र जी आपके पास ही आ जाता हूँ। आप कुछ कह रहे थे जब हम शो शुरू कर रहे थे। जी जी, देखिए, नागरिकता कानून के ऊपर जो जिहाद हुआ था
दिसंबर 19 से फरवरी 2020 तक दिल्ली के शाहीन बाग में हम लोगों की जो है स्मृति मतलब हम हिंदुओं की, हम काफिरों की जो जो मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, भूल जाते हैं। केवल एक बात याद रखते हैं कि पेट्रोल डीजल बहुत जो है जो बहुत महंगा चल रहा है, और 8-9 साल रोते रहे, अब जाके चुप हुए हैं कि तो जो नागरिकता कानून संशोधन अधिनियम जो आया था वो 1949 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। और उस समय लियाकत अली जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, उनका जो है 14 एकड़ का या 14 बीघे का जो उनका बंगला था, जो अब एक बस्ती में बदल चुका है, वो मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर आज में, भी है। जी मुजफ्फरनगर में जी, हाँ, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में मेरठ के बगल वाले जिले में वो वहां के निवासी थे, और लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और जो एक समझौता हुआ था कि जो जिन्ना ने, और जिन्ना को ये डर था कि अगर अगर 2 करोड़ मुसलमान अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ जाएंगे तो ये देश जो है संभाल नहीं पाएगा, और ये बर्बाद हो जाएगा। तो जिन्ना ने ये फ्रॉड किया था कि अब आप लोग जो है एक आजाद देश के नागरिक हैं, और हिंदू अपने मंदिर में पूजा करें, मुसलमान अपने मस्जिद में नमाज अदा करे, सिख अपने गुरुद्वारे में अरदास करें। तो उन्होंने ये एक चारा फेंका था जिसको नेहरू ने लपक लिया था। उसके बाद जब वहां हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ ईस्ट बंगाल में, जो आज बांग्लादेश है, और पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध में, तब जो है ये भारत को ये भ्रम में रखने के लिए कि हम जो है रक्षा करेंगे हिंदुओं की, ये नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। और उसमें कहा गया था कि दोनों देश अपनी अपनी माइनॉरिटी की रक्षा करेंगे, और जो लोग आएंगे एक दूसरे के देश में उनको नागरिकता दी जाएगी। और उसके बाद जो है बड़ी संख्या में पाकिस्तान से हिंदू भाग के आए, जो राजस्थान में बसे हुए हैं, आज भी उनको भी नागरिकता नहीं मिली है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो खास करके बांग्लादेश से मटुआ समुदाय के लोग जो हैं वो आए, उनको नागरिकता नहीं मिली है। और ऐसे लोग जो आए थे, एक इलाका है पश्चिम बंगाल में, मरीच झापी, वहां पे सीपीएम के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा इनको सीधे चलाओ गोली, और उसमें कई सौ लोग मर गए थे। मरीच झापी मासेकर अगर कोई नेट में सर्च करेगा तो उसको मिल जाएगा, मरीच झापी का नरसंहार जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने कराया था। उसके बाद 2012 में तो इनकी नागरिकता देने की बातें लगातार भिन्न भिन्न मंचों पे उठती रहती थी। सीपीएम ने अप्रैल 2012 में अपनी कांग्रेस में प्रस्ताव पास करके सरकार से मांग की कि नागरिकता कानून में अमेंडमेंट किया जाए और इनको नागरिकता दी जाए। मनमोहन सिंह सरकार हिम्मत नहीं कर पाई, ये काम, ये हिम्मत थी नरेंद्र मोदी ने। और सीपीएम के प्रस्ताव में या पिछले 30 सालों में जो मांग हो रही है, उसमें कभी ये बात नहीं उठी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मुसलमान जो भारत आए हैं उनको भी यहाँ की नागरिकता दी जाए। 2019 में जो नागरिकता कानून अमेंड हुआ, उसमें हिंदुओं को हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई सब शामिल थे। लेकिन उसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाए। जैसे अदनान सामी हैं, जो पाकिस्तान के सिंगर हैं, बंबई में बसे हुए हैं, उनको नागरिकता इस कानून के पास होने के बाद दी गई है, और भी कई लोगों को दी गई है। तो इसके ऊपर जो है और कांग्रेस को हमेशा एक ऐसा मौका चाहिए होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप नया लगा सके, तो वो अपने काम में जुट गए। और शाहीन बाग जो दिल्ली का मिनी पाकिस्तान है, वहां पे ये हुआ। और उसके बाद जो है चूंकि कोविड आ गया था मार्च में, तो ये जो ये धरना समाप्त हो गया था। तो अब ये नागरिकता उसी कानून के तहत दी जा रही है। और अभी भी दिल्ली में, राजस्थान में, जोधपुर में और भी जगहों पर सिंध पाकिस्तान से आए हुए हजारों ऐसे शरणार्थी हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली है। लेकिन ये जो काम हुआ है, ये काम अभी अधूरा है। अभी सरकार ने वादा किया था एनआरसी लाने का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये दुनिया के हर देश में है, केवल भारत में जब भी कोई बात करता है तो इससे लोकतंत्र, सेकुलरिज्म सब खतरे में पड़ जाता है, फांसीवाद भी आ जाता है, जी फासिज्म। जी। तो ये जो सरकार का कदम है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है।
और देर से लिया गया अच्छा फैसला है। और मुझे उम्मीद है कि आसाम में भी ऐसे बहुत लोग बसे हुए हैं उन जो कि बांग्ला भाषी हिंदू हैं, उनको भी ये इस कानून का लाभ मिलेगा और वो भी इस देश के नागरिक बन सकेंगे। जी सही है। अभिषेक जी, आपके पास आता हूं। जब CAA कानून लाया गया था तब तो बड़ा बवाल हुआ था, बहुत झूठ बोले गए थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, छिन जाएगी, उनको डिटेंशन सेंटर्स में ठूंस दिया जाएगा और फिर उनको पता नहीं कहाँ भेज दिया जाएगा। बहुत उकसाने भड़काने की कोशिश की गई, आग लगाने की कोशिश की गई, और शुरू में कुछ लोग भड़क भी गए थे। और हमेशा जैसा कि होता है, मोदी सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चलता ही रहता है, वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। उसके तहत ये सब हंगामे हुए थे, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी। अभी भी की जा रही है, अभी भी कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, लेकिन अभी तक खामोशी है इस फैसले पर। ना जमीयत की तरफ से, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ना दूसरे दलों की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है। जो ये अब नई अवधि तय कर दी गई कि 2024 तक जो लोग भारत में आ गए हैं उनको नागरिकता दी जा सकेगी, पहले 2014 दिसंबर तक थी। ये खामोशी के पीछे क्या है? अभी सोच रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, अब इनके रणनीति बनाने के तो दिन चले गए। सटल वे से इसको बहुत आराम से, चूंकि ये तो वोट चोरी में बिजी है ना, सटल वे से काम कर दिया गया है। देखिए क्या है, दो तरफा मार चल रहा है। मैं आपके दर्शकों के साथ एक न्यूज साझा कर रहा हूं, इसमें सटायर भी है, इसमें वास्तविकता भी है, और एक मुख्यमंत्री का डिटर्मिनेशन भी है, आप जैसे इसको देखना चाहें। लेकिन जो पहला लाइन लिखा है वो जबरदस्त है। बेचारे रास्ता भटक गए थे, उन्हें उनकी राह दिखाई और घर भेज दिया, सबको बांग्लादेश भेज दिया। तो प्रॉब्लम क्या है, इसी का विरोध था सीए में, कि सीए के बहाने ये जो हमने डेमोग्राफी चेंज कराई, अब तक वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, और ये निर्मोही मोदी भेज देगा सबको। सर, एक पंचतंत्र की कहानी याद आ गई सर। दो राजा साहब के उदंड बालक थे, दोनों पढ़ाई नहीं करते थे। एक बार गुरुजी ने बोला कि ठीक है, इसको नए ढंग से पढ़ाएंगे। तो जब ये दोनों भोजन करने बैठे तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि बेटे, भूत की परछाई होती है और मनुष्य की नहीं होती है। खैर, चूंकि भोजन के समय पढ़ाया था तो ये बात उनके कानों में चली गई, याद रह गई। एक बार स्वयं टेस्ट लेने के लिए खेतों में गए, भूत का भेष बना करके। दोनों राजकुमार डर गए, लेकिन उनमें से एक राजकुमार को गुरु की बात याद आ गई कि ये तो मनुष्य है, इसकी तो परछाई है। दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी की परछाई यत्र तत्र सर्वत्र है। वोट चोरी से लेकर के, ईवीएम से लेकर के, एनआरसी से लेकर के एनपीआर तक, इतना कुछ मेस फैला हुआ है इस देश में ना, हर मुद्दे पे नरेंद्र मोदी जो है डंडा किए हुए है। आज एक बड़ा अच्छा बिहारी, हमारे एक नागरिक ने कहा माइक पर मुझे कि मित्र, आज तक प्रधानमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से जनता परेशान रहती थी, ये इकलौता प्रधानमंत्री है जिससे अपोजिशन का लीडर परेशान है। कुछ तो बात है। तो ये जो समस्या है, जब तक इनको हवा लगेगा तब तक तो कहानी बदल चुकी है। और ये एनआरसी नहीं लेके आएंगे, ये डायरेक्ट एनपीआर लेके आएंगे। एनआरसी अब क्या दूसरा आएगा सर? फॉरेनर इमिग्रेशन बिल आ ही गया, एसआईआर प्रोसेस चल ही रहा है। उसमें देखिए कि फॉर्म 7 में दे रही थी डॉक्यूमेंट, तो पाकिस्तान की भी पकड़ा गई, वो शिक्षक बन के बिहार में भागलपुर में घूम रही थी। अब क्या दूसरा आएगा? अब तो ये है कि भाई पूरे देश में बांग्लादेशियों को कोई रखने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल के कारण जो है उनको सजा मिल रही है। खतरनाक बात हो गई है, डर का माहौल है। गुरुग्राम में अचानक नौकर चाकर नहीं मिल रहा है। तो आज जो ममता बनर्जी ने बोला है ना वोट चोरी,
उसे समझ में आ गया कि वोट चोरी तो हो गई, क्योंकि उनके 4 सस्पेंड हो गए अधिकारी फ्रॉड करने के चक्कर में। अभी 3 दिन एफआईआर पहले नहीं की है जी, और सर आपको याद होगा 3 दिन पहले इंडियन आर्मी पर किस प्रकार की बयानबाजी हुई थी। क्यों? सेना के रहते उनकी पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, उधम नहीं मच पा रहा है, और चुनाव आयोग अलग हालत खराब किए हुए। सीटों का अंतर जो भी हो, लेकिन वोटर का अंतर मात्र 45 लाख का था। मटुआ, राजवंशी और चाइन मंडल अगर 2024 के चक्कर में, इस सीए के तहत इसके चक्कर में इनके वोटर आईडी कार्ड बन गए, तो 38 विधानसभा में सीधे सीधे इन्होंने जो डेमोग्राफी बदली है वो पलट जाएगी सर। तब क्या करेंगे? तो ये स्थिति टीएमसी वालों को पता है, इसलिए 2-3 बार से चुनाव जीतने के बाद भी ममता बनर्जी को लग रहा है कि वोट चोरी हो गई है। उसे समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, और उसको तकलीफ इस बात की नहीं है, उसको तकलीफ इस बात की है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को किस प्रकार से डिपोर्ट किया जा रहा है, और देश भर से बांग्लादेशी मुसलमान भाग के बंगाल में शरण ले रहे हैं और सीधे पकड़े जा रहे हैं। वो एक अलग पैनिक माहौल है के बाद जी। बड़ा चुका है। आप लिखिए। बहुत अहम बात आपने कही है वीरेंद्र जी। ममता बनर्जी को पता है कि बिहार में तो लाख कोशिशों के बावजूद ये रोक नहीं पाए एसआईआर को। सुप्रीम कोर्ट से भी कह दिया गया कि पूरी प्रक्रिया ही संवैधानिक है। वहां तो महुआ मोइत्रा ने भी एक याचिका लगाई थी, और तभी समझ में आ गया था कि क्यों लगाई थी, क्योंकि उनको तभी से एहसास था कि बिहार शुरुआत है, अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल में जानकारी मिल रही है कि बिहार में तो 65 लाख ही थे, वहां तो 1.5-2 करोड़ हैं। 3 करोड़ हैं, थोड़े बहुत ज्यादा, बल्कि संख्या बढ़ गई है, पूरे इंडिया से भाग के वहां पहुंच गए और संख्या बढ़ गई है। तो जो इस समय हम विधानसभा में ममता बनर्जी की बदहवासी देख रहे हैं, उसकी वजह यही है कि ये कह तो रही हैं कि हम नहीं होने देंगे, लेकिन 4 अधिकारियों का सस्पेंशन ये बताता है कि बिल्कुल नहीं रोक पाएंगी आप। चुनाव आयोग ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को बुला के कहा था कि इनको सस्पेंड करो, इनके खिलाफ एफआईआर करो। सस्पेंड तो कर दिया था डेडलाइन में, लेकिन ये अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि एफआईआर भी हो गई है। और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड केवल पहचान पत्र है। ये और जो वोटर आईडी कार्ड जो चुनाव आयोग ने जारी किया है वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और आज इलेक्शन कमिश्नर रहे एसवाई कुरैशी ने एक अंग्रेजी अखबार में बहुत लंबा अपना ज्ञान आज उन्होंने दिया है एक आर्टिकल में कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि चुनाव आयोग अपने द्वारा जारी किए गए कार्ड को ही वैध नहीं मान रहा है। तो 22 जुलाई को चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का आदेश जारी किया था। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हो गई थी, और उसके बाद से अब तक 8 या 9 हियरिंग हो चुकी हैं। अभी तक जो है जो आपका सेकुलर समुदाय जो गया था उसको कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरिम आदेश चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जारी करने से अब तक अभी तक नहीं किया है। और चुनाव आयोग ने ये साफ बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे पास जो अधिकार हैं वो हमको संविधान के आर्टिकल 324, 326 से सीधे हमको मिलते हैं, और हम संविधान से जो हमको शक्तियां मिली हैं हम उसी का प्रयोग करके हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ये तो लोगों को जानकारी होगी कि संविधान जो है अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी पूरे 75 साल हो गए। तो इसलिए ये एक लीगल मामला था, और ये बात पहले दिन से कही जा रही थी कि चुनाव आयोग बिना कानूनी आधार के रोल रिवीजन के ऐसा महाअभियान चलाने की घोषणा या निर्णय कर ही नहीं सकता था।
तो अब जो है जो बिहार के बारे में आयोग का निर्णय हो गया है, ये बहुत बड़ी मुसीबत लाएगा ममता बनर्जी के लिए। और उसका एक बानगी आज बंगाल की विधानसभा में कलकत्ता में देखने को मिली है। ममता बनर्जी एकदम बदहवास हो गई हैं। वो कभी बंगाली मानुष की बात करती हैं, कभी वो बांग्ला भाषा की बात करती हैं। और ममता बनर्जी जैसी जो दावा करती है कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं और मास लीडर हैं, अगर वो लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो 8 से 7 साल पहले डीएमके तमिलनाडु में कर चुकी है, और आज भी तमिल भाषा का मुद्दा वो बीच बीच में आग लगाने का प्रयास करती है, और यही भाषा की अलगाववादी डिविसिव राजनीति कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है, जो कन्नड़ भाषा के नाम पर, कन्नड़ हिंदी के नाम पर वो कोई विवाद खड़ा करने से बाज नहीं आते हैं, मौका पाते तो जो है वो करते हैं। और यही ये जो है खुराफात और बहुत ही खतरनाक खेल शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाले लोग बंबई में कर रहे हैं। केवल हिंदुओं से कहते हैं कि तू मराठी बोल, किसी मुसलमानों के इलाके में जाके बोलने की हिम्मत नहीं है कि मराठी बोल, वहां जाके मार खा जाएंगे। तो ये जो आपका इंडी अलायंस है, ये लोग जो जो इनके हौसले बड़े बुलंद थे 2024 जून में कि हमने नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया है, हमने बीजेपी को मेजॉरिटी हमने नहीं आने दी है, और नरेंद्र मोदी का मनोबल टूट गया है, सरकार बड़ी कमजोर है, सरकार गिर सकती है। उसके बाद से ये आप अभी 1 साल के अंदर अब आप बताइए, ये इतने अलगाववादी डिविसिव एजेंडा पे आ गए हैं। कहीं कन्नड़ भाषा का आंदोलन, कहीं पे मराठी का आंदोलन, कहीं तमिल का आंदोलन और बंगाल का आंदोलन। बंगाल में कभी भी जो भाषा का आंदोलन केवल बांग्लादेश में हुआ था, जहां पे लोग उर्दू थोपे जाने के खिलाफ थे, और अंततः वो इतना बड़ा मामला हो गया कि वो पाकिस्तान से अलग हो गया, अलग देश बन गया। आज पश्चिम बंगाल में जो है उर्दू थोपी जा रही है, उर्दू एकेडमी बन रही है, उर्दू और क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ममता बनर्जी जी जिस तरीके से बांग्ला भाषा को अस्मिता का, आइडेंटिटी का सवाल बना रही हैं, और जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो हिंसा हुई है और जो घटनाएं हुई हैं, ये सब इस बात को बताती हैं कि ममता बनर्जी अब बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं, बहुत इनसिक्योर हैं, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल उनके बयानों को देखना है वो क्या कह रही हैं। आई विल गो ऑन द बाय द फेस वैल्यू ऑफ हर स्टेटमेंट्स। हमारा अपना कोई निष्कर्ष नहीं है, हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। व्हाट शी इज सेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, आज जिस तरीके से असेंबली के फ्लोर पर उन्होंने वोट चोरी का नारा लगाया, अब बताइए, वैसे तो आप कांग्रेस के बगल में बैठने को तैयार नहीं है, आप इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप खिल गई हैं तब आप राहुल गांधी का नारा लगा रही हैं विधानसभा में, तो इसका हम क्या अर्थ निकालें? ये आप तय कर लीजिए, दर्शक तय कर ले जी। अब जरा जीएसटी पर आते हैं। ये जीएसटी पर जो संशोधन लेकर के आई है परिषद, और परिषद जाहिर है सरकार का ही ये मंशा था, उसी का फैसला था कि 4 के बजाय 2 स्लैब बनाए जाए, और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े वर्ग को बहुत सारी वस्तुओं में राहत दी गई है। एक तो नवरात्र शुरू होने वाले हैं, और ये तो हिंदुओं के लिए त्योहारों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो रहा है। ठीक ऐसे समय पर ये फैसला किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जरा चश्मा नीचा करके देख रहे हैं कि अच्छा, बिहार से पहले और बंगाल चुनाव से पहले, तो अभिषेक जी क्या कहेंगे? मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या क्या कहेंगे इसको? ये जीएसटी पूरी तरह से पुरुष विरोधी है सर। नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी है। नरेंद्र मोदी का ये जीएसटी का हम बहिष्कार करते हैं, ऐसा विपक्ष के लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। महिला विरोधी नहीं बोल सकते, क्योंकि महिलाओं के लिए तो पूरा किचन आइटम हो गया। मोदी जी का क्या है ना, पता है, ये पुरुष वोट दे न दे, लगाओ शराब पे, ये तो पाप है भाई। गांधी जी भी नहीं पीते, लगाओ 40%, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, किचन के सारे आइटम जो है ना सब सस्ता कर दो। लेकिन मेरे लिए एक बहुत जबरदस्त बात है सर, हेल्थ इंश्योरेंस पर 0% सर। ये मोदी सरकार नहीं, वो बात
नहीं, वो आपका सोच गलत है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना प्रीमियम बढ़ा दिया है, आज ही से बढ़ा दिया है। नहीं, वो प्रीमियम जिसका अब सर देखिए, जिसका 30 था वो 50 हो गया है। नहीं सर, वो प्रीमियम का अलग बात है। अब प्रीमियम जीएसटी प्रीमियम पे था ना। हाँ ठीक है, अब सरकार उनको अलग से निपटेगी। हाँ मैं वही कह रहा हूं, इसके लिए सरकार अलग से निपटेगी। आपने प्रीमियम बढ़ा दिया, इसके लिए सरकार अलग क्लास लेगी। लेकिन सरकार का इंटेंशन ये था कि भाई हम जो है कुछ भी हो ये नहीं कर सकते। सेकंड थिंग सर, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी गाड़ियां का जो मिडिल क्लास का सपना है, सीधे 50-60-70 हजार कम हो गया। ट्रैक्टर, कृषि के सारे उपकरण सर, कमाल हो गया सर। ट्रैक्टर से लेकर के ट्रैक्टर के टायर तक सब कुछ, सारे उपकरण ही कृषि के हैं, सब सस्ते हो गए। मेरे लिए तो रोजमर्रा की चीजें, ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, मतलब हेयर ऑयल की बात मैं कर रहा हूँ, टॉयलेट सोप बार है, टूथब्रश है, टूथब्रश है, शेविंग क्रीम है, बटर है, घी है, चीज है, डेयरी स्प्रेड्स है, प्री पैक नमकीन है, भुजिया है, मिक्सचर है, बर्तन है, फीडिंग बोतल है, बच्चों के इस्तेमाल करने वाले नैपकिन है, क्लिनिक मिडिल क्लास बजट है, सिलाई मशीन है, उसके पुर्जे है, इतने सामानों को सस्ता कर दिया गया है, इसका निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये पूरी तरह से मिडिल क्लास है। देखिए मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बीइंग एन इंडियन और जिस प्रकार की सोसाइटी में मैं रहता हूं, वहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, आटा, दाल, चावल, जो जरूरत की हमारे चीजें हैं। जिसने भी ये स्लैब डिजाइन किया है, बहुत कमाल। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई महंगी गाड़ियों पे, प्रीमियम पे, वॉचेस पर, आईपीएल टिकट्स पर, ये तो भाई 40% में चला गया। तो ये तो आती ही लग्जरी आइटम है भाई। कुछ लोगों को ये भी तकलीफ है कि सिगरेट 40% पे चला गया, तो पिछले ही बजट में 35 जाने वाला था, उसके बजाय इन्होंने अब 40 कर दिया। सिगरेट जिसको पीना है वो 20 रुपए का पीता है, वो 21 का भी पी लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी लोगों को कि ये जो पूरा का पूरा बजट है, आई थिंक निर्मला सीतारमण मैम ने बहुत सोच समझ के डिजाइन कराया है, और मिडिल क्लास के लिए तो भाई बहुत वाव फैक्टर है। हाँ, एक चीज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा देखना चाहिए, जो 2500 के ऊपर के जो ब्रांडेड कपड़े हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि कपड़ों का प्राइस जो है ऊपर के रेंज में ये है, तो उससे एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस में हमारा एक्सपोर्ट बहुत है कपड़ों का, पहले ही वो टैरिफ झेल रहे हैं, और इसमें तो थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस वहां करने की जरूरत है। अदरवाइज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। भट्ट साहब, देखिए ऐसा है, पहली बात तो लोगों को ये समझ लेनी चाहिए कि बहुत लोगों ने कहा कि जीएसटी का फैसला 1995 में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय एक डंकल कमीशन बना था, और उसकी रिपोर्ट अडॉप्ट हुई थी, जिसको डंकल ड्राफ्ट कहा जाता है, और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया था। जितने देशों ने डंकल ड्राफ्ट को साइन किया था, डब्ल्यूटीओ में ज्वाइन करने पे सहमति जताई थी, उन सब ने ये कहा था, अराउंड 140 नेशन, कि हम जीएसटी लागू करेंगे। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब इसका ड्राफ्ट बिल बन गया था। यदि 2004 की सरकार उनकी आ गई होती तो ये बिल तभी पास हो गया होता। 2005 में कांग्रेस की सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी बिल लोकसभा में पेश किया, और ये बिल जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया। वहां ये बिल 12 साल पड़ा रहा। सारे और इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली बात, जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स है। अगर मारुति कार हरियाणा में बनती है और बिकती है अगर यूपी में, तो उसका टैक्स यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे वो जीएसटी के खिलाफ थे। महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट पंजाब, हरियाणा भी खिलाफ थे। तब उन्होंने शर्त रखी, जब मोदी गवर्नमेंट आ गई,
कि आप हमारा जो जो ये जो प्रेजेंट रेवेन्यू है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और एनुअल ग्रोथ 14% होगी, नहीं होगी तो आप हमें कंपनसेट करेंगे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उनकी सारी मांगे मानी और कहा 14% आपकी एनुअल ग्रोथ को हम इंश्योर करेंगे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में, आपकी टैक्स से होने वाली आय में। फिर आ गया कोविड 2020 में, तो कोविड कलेक्शन बहुत कम हो गया, जीएसटी कलेक्शन। तो सरकार ने सेस लगा करके सारे राज्यों की इस मांग को पूरा किया। और ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मोदी ने जीएसटी लगा दिया। अरे जीएसटी काउंसिल में 29 राज्यों के सबके मंत्री, वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री इसके मेंबर हैं, और कोई भी फैसला जो होता है वो या तो वोटिंग के आधार पे होता है या आम सहमति के आधार पे होता है। आज 55वीं 56वीं मीटिंग थी, कभी भी इसके ऊपर जो है कोई विवाद नहीं हुआ है। इसमें केरल की कम्युनिस्ट पार्टी भी है, तमिलनाडु की डीएमके भी है, तेलंगाना की उसमें कांग्रेस सरकार भी है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी है, हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी है और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार भी है, झारखंड की जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी है। तो इसमें जो है ये कह देना कि ये एक किसी पार्टी का मामला है, ये पार्टी का मामला नहीं है। इसमें जो भी निर्णय होता है, जैसे सारे राज्य जो हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी लाने के दायरे में लाने के खिलाफ हैं, वो चाहे बीजेपी रूल्ड स्टेट हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट हो, क्योंकि सभी राज्यों ने 23 से 29% तक जो है वैट लगा रखा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और ये उनकी आय का मोटा जरिया है। तो कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए। कोई राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि शराब का जो व्यापार है, जो जो मदिरा है, पोर्टेबल अल्कोहल, वो जीएसटी के दायरे में आए। कोई सरकार ये नहीं चाहती कि स्टैंप और रजिस्ट्रेशन जीएसटी के दायरे में आए, फिर पूरे देश में जो है स्टैंप रजिस्ट्रेशन की टैरिफ एक हो जाएगा। तो ये मामला किसी एक पार्टी का नहीं है। हाँ, जीएसटी काउंसिल में जब वोट होता है तो कोई भी प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी वो मान्य होता है। और इस 3/4 में अकेले केवल जो सेंटर की वोटिंग पावर है वो 33% है, सेंटर का जो अपना वोटिंग का वेटेज है। तो ये जो हुआ है ये भी 3/4 बहुमत से पास हुआ है। और चूंकि हमारे देश में नेहरू के जमाने से ये समाजवादी परंपरा चली आ रही है, और उसमें कहा जाता है कि साहब टैक्स बढ़ा दो और उसके बाद कहो हम तुमको बिजली भी फ्री देंगे, खाद भी फ्री देंगे और पानी भी फ्री देंगे, स्कूल भी फ्री कर देंगे, और बस में भी जो है यात्रा फ्री हो जाएगी और शिक्षा भी फ्री हो जाएगी। और उधर जो है जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं हैं, गेहूं हो, चावल हो, घी हो, दाल हो, तेल हो, मसाले हो, दूध हो, सब पे टैक्स बढ़ा दो 40%। ये रहा है समाजवाद इस देश में पिछले 75 साल से। तो अब ये समाजवाद का पाखंड जो है जीएसटी की इस मीटिंग में एक्सपोज हो गया। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके ऊपर मुंह बनाया, कर्नाटक सरकार ने भी मुंह बनाया, लेकिन तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों ने ही कर्नाटक का साथ नहीं दिया। और ये जो प्रस्ताव है ये पास हुआ सर्वसम्मति से। और एक मोटी बात जो लोग ध्यान में रखने वाली है कि भारत की अर्थव्यवस्था का 60% जीडीपी खपत से आता है, कंजम्पशन से आता है। तो भारत में अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा, और ओवरऑल जो टैक्स से जो आय होने वाली है वो कम नहीं होगी। और ये भी याद रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह सरकार का आखिरी बजट 13-14 का था, तब आय कर में छूट मात्र 2 लाख रुपए की थी, और 25-26 के बजट में जो आया है, निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया है, उसमें आय कर में छूट अब 12 लाख है। जो लोग कहते हैं कि देश में कोई विकास नहीं हुआ, उन्हें खाली ये आंकड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ 2 लाख, कहाँ 12 लाख। और 31 मार्च 2014 को भारत का जो जीडीपी था वो 1.3 ट्रिलियन था, आज 4.9 ट्रिलियन है, वो 4.19। तो आज 3 गुना से ज्यादा इकोनॉमी का विस्तार हो चुका है। और ये ऐसे आंकड़े हैं जिनमें कोई भी कलाकारी या बाजीगरी संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अभिषेक जी,
जी। अंत में ये जरूर जानना चाहूंगा, ये CAA और आपका GST, ये दोनों फैसले लगभग एक ही दिन में हुए, 24 घंटे के भीतर हुए। इनका कोई इम्पैक्ट आपके बिहार में, और आज बिहार बंद भी था, उसका क्या इम्पैक्ट जी। रहा है, भी दर्शक जानना चाहेंगे। बिहार बंद का ठीक ठाक प्रभाव था, मैं तो ग्राउंड जीरो पर ही था। और जैसे मैंने पहले भी बताया था शो में कि महिलाओं के अंदर, इस देश में जो लोग नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं, उनके अंदर एक भारी रोष है। और नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपना ही वोट इंटैक्ट रखना है, जो 2014 में, 2019 में बिहार में पड़ा है, 2020 में पड़ा है। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 2024 के भी लोकसभा है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इतना ही किया तो सरकार बन जानी है आराम से, उतना ही वोट। तो ये सारी चीजें असर करेंगी। लेकिन जो ये GST वाला है, ये इनके महंगाई वाला मुद्दा को भी छीनेगा सर। ऑलरेडी महंगाई दर 2% के आसपास है, खुदरा 2 के महंगाई नीचे दर। है सर। हाँ, वो तो ये जो आजाद है, भारत के इतिहास में इतना कम इन्फ्लेशन कभी नहीं था, कभी नहीं था, 47 से कभी नहीं लेकर था। आज तक। जी, जी। तो वही बात है कि 2% के आसपास का है। और अब उसके बाद ये सारी कटौती, तो कंजम्पशन बिहार में बढ़ेगा। बिहार एक एस्पिरेशनल क्लास की तरफ जा रहा है, और ऐसे में राजद और कांग्रेस फिट नहीं बैठती, उनकी नेगेटिव राजनीति फिट नहीं बैठती। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा बीजेपी के लिए मौका है यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके इस बार वो अपना अलग ढंग का प्रेजेंस दिखाए। वैसे मैं मानता हूं कि इस बार नीतीश कुमार की सीटें, जो लोग कह रहे हैं कि कम होगा, वो मिजरेबली फेल होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार विल डू वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और संभवतः ये भी हो सकता है कि वो सेकंड बेस्ट साबित हो। बीजेपी और इनकी सीटें लगभग लगभग आसपास नजर आए, जैसे लोकसभा में है। तो वो सिचुएशन बहुत दूर मैं नहीं देखता हूं। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप जुड़े, इतना समय निकाला, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अहम जानकारियां दर्शकों से साझा की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।